Hello and welcome everyone to In Focus, where we bring about the real stories behind Indian sports people. शूटिंग एक ऐसा खेल है जिसमें सफल होने के लिए अटूट एकाग्रता व लगातार प्रैक्टिस को कोई तोड़ नहीं। आज हमारे साथ एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने इस फिलॉसफी को शूटिंग के मैदान पर ही नहीं पर अपनी बाहर भी अपनाया है। स्वरूप उन्हाड़कर, एक टैलेंटेड पैरा एथलीट। स्वरूप ने मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर भारतीय स्पोर्ट्स श्रेणी में अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई है। तो स्वरूप, मैं आपको वेलकम करता हूँ पहले तो। थैंक यू सो मच सर। या सो स्वरूप, आपने 2009 साल में राइफल शूटिंग शुरू की। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने राइफल शूटिंग ये स्पोर्ट का चुनाव क्यों किया? बेसिकली मैं कोल्हापुर से हूँ। मेरा नाम है स्वरूप मयूर उन्हाड़कर और बाय बर्थ बोथ लेग पोलियो। तो ज्यादातर मेरी जिंदगी व्हीलचेयर पे ही गुजारी है मैंने। तो शुरू में ऐसा था कि कुछ करने का मतलब अंदर से इच्छा थी कि कुछ लाइफ में आ गए तो कुछ करके दिखाए। तो ये सोच लेके मैंने अपने जो कोल्हापुर के मेरे करीबी मित्र है जो कोल्हापुर में स्पोर्ट्स एसोसिएशन चलाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल का, तो उनके थ्रू मुझे स्पोर्ट्स का इंफॉर्मेशन मिला। तो उनके साथ जुड़ जाने के बाद मुझे पता चला कि बहुत सारे ऐसे गेम है जो पैरा एथलीट्स इंटरनेशनल में जा चुके हैं और मेडल जीत चुके हैं, पैरालंपिक में भी पार्टिसिपेट किया है। तो उनको देख के मैंने शुरू में पावर लिफ्टिंग चालू किया, पावर लिफ्टिंग गेम। और साइड बाय साइड शॉटपुट, डिस्कस और जॉवलिन, ये तीनों गेम मैंने स्टार्ट किया। बट उसमें थोड़ा सा वक्त गुजारने के बाद मुझे ऐसा चला कि पता चला कि मैं उस गेम के लिए फिट नहीं हूँ फिजिकली। जो फिजिकल चाहिए स्ट्रक्चर आपका उस गेम के लिए, वो मेरा उतना नहीं था। तो मैंने वो गेम मुझे छोड़ने पड़े, क्विट करने पड़े। तो उसके बाद फिर भी गेम कुछ ना कुछ तो करने का इरादा था। तो ऐसे ही गेम सर्च किया मैंने जो मेरी बॉडी को सूट हो और जो मैं लॉन्ग मतलब दूर की सोच के उस गेम को मैं अपना लूं। तो सर्चिंग करते समय मुझे शूटिंग के बारे में पता चला। तो पता चलने के बाद कोल्हापुर में दुधाली शूटिंग रेंज है, तो वहाँ पे मैं गया और वहाँ से जो कोच है वो मेरे पहले कोच है अजित पाटिल सर और युवराज सालुके सर। तो उनके मार्गदर्शन में मैंने 2009 में शूटिंग स्टार्ट किया। जी। और तो आपने सभी स्पोर्ट्स के बारे में रिसर्च किया, थोड़े बहुत ट्राई भी किए। शायद आपने टेबल टेनिस भी खेला था, ऐसे मैंने कहीं पढ़ा यस था। एग्जैक्टली, उसी दौरान मैंने टेबल टेनिस भी ट्राई किया। जी। बट ऐसा था कि टेबल टेनिस करते समय जो टेबल टेनिस के लिए स्पोर्ट्स चेयर लगती है वो अफोर्ड नहीं कर पाए, इसलिए मैंने वो गेम भी मुझे क्विट करना पड़ा। टेबल टेनिस जी। टेबल टेनिस में मुझे 2 बार स्टेट चैंपियनशिप का मेडल भी मिला है। वाह, दैट्स ग्रेट। एक मजेदार बात, मैं खुद एक स्टेट लेवल टेबल टेनिस प्लेयर हूँ, तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, यस राइफल शूटिंग। मैंने सुना था कि आपने जब 2012 में ये इवेंट्स शुरू किए, कॉम्पिटिटिव इवेंट्स में पार्ट लेना, तो 2012 से लेकर 2016 तक आपके पास इक्विपमेंट, अपनी पर्सनल इक्विपमेंट नहीं थी और आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी के या कोल्हापुर के एकेडमी के इक्विपमेंट यूज करते थे। तो कितना कठिन था ये इक्विपमेंट से इंटरनेशनल लेवल पे सस्टेन करना? 2000, जैसे कि मैंने बताया 2009 से 2012 तक का जो पीरियड था 3 साल का, तो बस लगातार मैंने प्रैक्टिस ही करी। लेकिन वो जो स्टेट लेवल और नेशनल से इंटरनेशनल लेवल तक का जो सफर है वो कैसे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ रास्ता उसके बारे में पता नहीं था। शूटिंग में तो आ चुके थे लेकिन आगे कैसे बढ़ना है वो मुझे पता नहीं था। तो 3 साल मैंने बस प्रैक्टिस पे ही ध्यान दिया। 2012 में हमारी जो महाराष्ट्र राइफल एसोसिएशन है, तो उन्होंने मुझे स्टेट लेवल का चांस दिया। क्योंकि ऐसा होता था, आज भी काफी जगह पे ऐसा होता है स्टेट में कि
शूटर्स कम है, तो इसकी वजह से स्टेट एसोसिएशन जो है वो ज्यादा ध्यान नहीं देते उनके ऊपर, और ना ही उनके पास इंफॉर्मेशन होती है कि कहाँ पे स्टार्ट करे, कैसे स्टार्ट करे, किस एसोसिएशन से आगे जाए। तो वो मुझे भी शुरू में दिक्कत हुई, कठिनाइयाँ हुई, तो मुझे स्टेट लेवल खेलने का मौका मिला महाराष्ट्र राइफल एसोसिएशन से। और उसके बाद 2012 में ही मैंने एक ही साल में नेशनल लेवल क्वालिफाई कर लिया। वाह। और 2012 के बाद 12, 13, 14 और 15 ये 4 साल में मेरे जो कोच है अजित सर, तो उन्होंने जो गवर्नमेंट की स्कीम है कोल्हापुर क्रीडा प्रबोधिनी स्टेट लेवल की, तो उनके जो बच्चे होते थे प्रबोधिनी के, तो उनकी जो वेपन यूज करते थे, वो वेपन मुझे दिन में 1 घंटा 2 घंटे ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए मिलती थी। और आपको पता ही होगा कि शूटिंग एक ऐसा एक्सपेंसिव गेम है जी जी जी। कि उसमें जितना खर्चा कम करे वो कम ही है। और मेरी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि एक गणपति जी का मंदिर है कोल्हापुर में, आर के नगर के एरिया में, उसके पास में मम्मी और पापा छोटा सा दुकान डाल के बैठते थे, अभी भी मम्मी वहां पे बैठती है। जो पूजा का सही सामान जो होता है वो बेचते हैं वहां पे। तो उस कंडीशन में मैं घर में भी बता नहीं सकता था कि मुझे एक राइफल लेनी है 2 सवा 2 लाख की, वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो इसलिए मैंने, मेरे 2 कोचेस थे शुरू के, उनसे रिक्वेस्ट करके मुझे उनसे वेपन मिली। और 2016 तक मैं उसी वेपन पे नेशनल लेवल खेलता था। वाह। मतलब वो वेपन्स जो कि शायद 10-15 साल पुराने वेपन्स के साथ आपने टॉप लगभग लगभग लेवल पे। 10 15 साल पुराने वेपन थे वो। वाह, तब टॉप लेवल पे आपने सस्टेन किया, ये बहुत ही बड़ी यस। बात है। तो तब आप जब ट्रेनिंग कर रहे थे तब आपको लगा था कि आप इतने आगे जाएंगे और कभी आप पैरालंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाएंगे? बस इतने आगे की मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मेरा एक सपना था कि आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन कल अपने हाथ में कुछ ना कुछ होगा और मैं पैरालंपिक जरूर खेलूंगा एक ना एक दिन। जी, और आप खेलेंगे और आप इंडिया यस। को प्राउड भी करेंगे, एंड ऑल ऑफ अस विल वॉच यू डू दैट। जी जी। तो आज तक 2016 से लेके 2021 तक आपका इंटरनेशनल करियर एकदम राइज हुआ है। तो इसमें यस। आपको क्या लगता है कि एक आपका सिग्निफिकेंट मोमेंट है पूरे करियर में? शूटिंग में कैसा होता है कि जब तक आपके खुद के इक्विपमेंट्स ना हो प्रॉपर तरीके से, तो आप एक अच्छा परफॉर्म और इंटरनेशनल पे एक जो परफॉर्म होता है वो कर नहीं पाते। तो 2016 के दरमियान दरमियान कोल्हापुर के जो एमएलए है, सॉरी, इट्स ओके। स्टेट मिनिस्टर, ओके। माननीय चंद्रकांत दादा पाटिल, जी जी जी। तो उनसे, हाँ, तो उनसे मेरी मुलाकात हो गई। तो उनको मेरे स्पोर्ट्स जर्नी के बारे में बताया। और मैंने उनको बताया कि अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो एक ना एक दिन मैं जरूर पैरालंपिक में जाके मेडल जीत के आऊंगा। तो मेरी ये बातों से वो प्रभावित हो गया और मुझे उन्होंने एक वेपन गिफ्ट करी उसी टाइम, और एक व्हीलचेयर भी उन्होंने गिफ्ट करी, जो स्पोर्ट्स शूटिंग के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। वाह। ओके। तो उसके बाद मेरी जो जर्नी स्टार्ट हो गई, तो नेशनल में 16 के नेशनल में अच्छा परफॉर्म करके मैंने गोल्ड जीत लिया। वाह। और उस गोल्ड के बेस पे मेरा 17 के फरवरी में दुबई वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें सिलेक्शन हो गया। और आज तक 4 साल में तकरीबन 9 इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हो चुके हैं, एक ब्रॉन्ज मेडल मिल चुका है, और वर्ल्ड रैंकिंग 5 है अभी। जी जी, मैंने पढ़ा था अभी, हाल ही में आपकी रैंकिंग वर्ल्ड रैंक 5 हुई थी। यस यस। और आप 2017 में जब बैंकॉक के वर्ल्ड कप में गए थे, तब आप यस। एक अकेले महाराष्ट्रियन थे। तो
तब आपको कैसा लगा कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इंडिया के कंटिजेंट में भी आप महाराष्ट्र के एकमेव रिप्रेजेंटेटिव हो? अभी भी महाराष्ट्र से मैं अकेला ही जाता हूँ राइफल पे। तो ये अच्छा लगता है, लेकिन इसी बात का बुरा भी लगता है कि जो मेरे जैसे कई पैरा खिलाड़ी है या कई डिफरेंटली एबल पर्सन है, जो डिसेबल पर्सन है, उनको ये बात उनकी उनके पास पहुंचती नहीं है जी शूटिंग के बारे में या स्पोर्ट्स के बारे में। जी मुझे ऐसा कहना है कि आगे कोई ना कोई तो किसी को तो आना चाहिए, और ये स्पोर्ट्स में महाराष्ट्र के जो मेरे डिसेबल जो दोस्त हैं उनको भी ये शूटिंग में आना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, जी ताकि मैं आज अकेला खेलता हूँ तो आगे जाके ये बहुत बड़ी लेवल पे क्वांटिटी होनी चाहिए, नेशनल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। जरूर होगी, और आपके कारनामों से ही पूरा स्पोर्ट इंडिया में ही नहीं महाराष्ट्र में भी आगे बढ़ेगा, और सभी यस सर। आपके जैसे बहुत सारे पैरालंपियंस आपसे इंस्पायर होके आगे बढ़ेंगे, ऐसी मेरी कामना है। यस सर। सो आपको जब शिव छत्रपति अवार्ड मिला था, महाराष्ट्र के स्पोर्ट्स का हाईएस्ट ऑनर होता है, यस, तब आपको कैसा लगा था और क्या विचार चल रहे थे आपके मन में? जैसे मुझे शिव छत्रपति अवार्ड डिक्लेयर हुआ हम्म। तो मुझे मतलब सॉरी, इट्स ओके, इट्स ओके। एग्जैक्ट उसी टाइम ना मुझे दुबई में था, और सुन के थोड़ा सा शॉकिंग हो गया मुझे वो कि छत्रपति अवार्ड और इतने बड़े लेवल का जो स्टेट का जो अवार्ड है वो मुझे मिल गया। हम्म। अम, बस मैंने इतना सोचा था कि स्पोर्ट्स में जाना है, लेकिन वो अवार्ड्स और जो प्रोत्साहन मिलता है उसको मैं देखता नहीं था ज्यादा, जी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एक गरीब फैमिली से बिलोंग करके अगर मैं इंटरनेशनल में मेडल भी जीत जीत लाया तो वो मेरे लिए काफी बड़ा है। हम्म। तो ये सरप्राइज है मेरे लिए कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मेरा जो परफॉर्म है, मेरा जो करियर है, उसको ध्यान देके मुझे अवार्ड से सम्मानित किया। और मैं खुश हुई हम्म। इस अवार्ड से, और मेरे से ज्यादा मेरे घर वाले फैमिली में मम्मी पापा और रिलेटिव्स है, मौसी काका मामा, वो बहुत खुश हुए थे, क्योंकि फैमिली में इतने बड़े लेवल का जो अवार्ड है शायद मेरी तरफ से फर्स्ट टाइम आया है। तो घर वालों की जो खुशी होती है वो बहुत ही अलग ही वैल्यूएबल होती है, होती है जी। वैल्यूएबल होती है, एग्जैक्टली। हाँ जी। तो आपने जब ये अवार्ड जीता, आपका जरूर कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा होगा, और ये आपके रीसेंट परफॉर्मेंसेस में नजर भी आता है। जी। ये मेरे मतलब मेरा मानना है कि ये जो आपको अवार्ड मिलता है वो अवार्ड आपको प्रोत्साहन भी देता है, और एक जिम्मेदारी भी आपकी बढ़ा देता है कि आप यहाँ तक ना रुक के आगे इंटरनेशनल में जाके पैरालंपिक का मेडल लेके इंडिया का नाम रोशन करें। जी जी, आई एग्री, क्योंकि ये अवार्ड जब आपको कॉन्फर करते हैं तब आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है यस एग्जैक्टली। कि आप वो अवार्ड से अवार्ड को डिजर्विंग हो ऐसे परफॉर्मेंसेस दे, और वो आप देते आए हो और देते यस आओगे। यस। जी। तो मुझे ये पूछना था कि अभी का जो करंट राइफल शूटिंग का सेटअप है इंडिया में, आपने जैसे कहा कि लोगों को पता नहीं है राइफल शूटिंग के बारे में या पैरालंपिक्स के बारे में, तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि कैसे चेंज ला सकते हैं ये पूरे सिनारियो में? जैसे नॉर्मल राइफल शूटिंग देखा जाए एबल बॉडीज का, तो जी। एबल बॉडीज में नेशनल राइफल एसोसिएशन है, उनकी तरफ से हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल एसोसिएशन है। हम्म। वैसे हमारा अभी जस्ट
नेशनल एसोसिएशन बॉडी तैयार हुआ है और आगे जाके हर स्टेट में ये हो जाएगा जैसे एबल बॉडी का हुआ है। तो मुझे लगता है कि स्टेट बॉडी बनने के बाद हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंच के वहाँ पे जो डिसेबल पर्सन जो होते हैं वहाँ पे हर एक के पास पहुंच के इसका प्रचार और प्रसार करना चाहिए ताकि लोगों को इस गेम के बारे में पता चले और उनको ये समझाना चाहिए कि इस पैरा स्पोर्ट्स में, पैरा शूटिंग में कितना स्कोप है आपको आगे बढ़ने के लिए और कितना आप आगे बढ़ सकते हो, ये उनको विश्वास दिलाना जरूरी है। तो उसके बाद शायद ही ये हो पाएगा। जी सही कहा, सही कहा। आई कम्प्लीटली अग्री। और ये सिर्फ राइफल शूटिंग के पैरा गेम्स में नहीं, पर सभी पैरा गेम्स में ये चेंजेस लाने चाहिए। और एग्जैक्टली, यस यस। आपके जैसे सभी पैरालंपियंस के परफॉर्मेंसेस से इनकी पॉपुलैरिटी ज़रूर बढ़ेगी। तो अभी थोड़े से लाइट क्वेश्चंस लेते हैं। आपका प्रैक्टिस के अलावा कौन सा फेवरेट पास टाइम है? जब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि पिछले 2-3 साल में तो मैंने ऐसा अलग कुछ किया ही नहीं है क्योंकि सुबह प्रैक्टिस का सेशन स्टार्ट होता है 8-9 बजे और शाम को 6-7 बजे तक खत्म होता है, तो दिन वैसे ही खत्म हो जाता है। प्रैक्टिस के अलावा मुझे घूमना अच्छा लगेगा फ्रेंड्स के साथ ओके। और मूवीज जाना अच्छा लगेगा। हम्म। तो कौन आपके कोई फेवरेट एक्टर या फेवरेट मूवी? ऐसा तो कोई फेवरेट एक्टर नहीं है लेकिन आमिर खान की मूवी अच्छी लगती है। जी जी। आमिर खान की दंगल सभी स्पोर्ट्स यस, से एसोसिएटेड दंगल। लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी मूवी और थी। हाल ही में जो अपने एक एथलीट गुजर गए, मिल्खा सिंह जी, मिल्खा सिंह जी। तो उनकी भी मूवी आई थी भाग मिल्खा भाग, तो वो हम्म। भी काफी अच्छी थी। चलिए। मेरी कॉम की मूवी अच्छी थी। हम्म। जी, ये सभी बायोग्राफीज का जो ट्रेंड है, बायोपिक्स का, वो अभी इमर्ज हो रहा है और आपके जैसे बायोपिक्स। स्पोर्ट्समैन को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। तो एग्जैक्टली। आपके ऐसे जो बड़े बड़े लोग हैं जो जिन्होंने स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री में बहुत काम किया है, वैसे आपका एक कोई रोल मॉडल एथलीट है क्या, जिसे आप देखकर इंस्पायर होते हो? रोल मॉडल अभिनव बिंद्रा जी हैं, जी। जो उन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। हम्म। और गगन नारंग सर, जिनके एकेडमी में मैं अभी प्रैक्टिस करता हूँ, उन्होंने भी शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है 2012 के ओलंपिक्स जी में। जी। तो उनको देख के एक अलग ही फील होता है कि मुझे भी एक ना एक दिन पैरालंपिक्स में मेडल जीतना है उनकी तरह। हम्म। राइट। तो उनके बारे में एक ऐसी कोई चीज़ जो आपको बहुत पसंद है या आप उनसे सीखते हो? अभिनव सर को तो मैंने देखा नहीं है कभी, हम्म। पर गगन सर के साथ मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है राइट। बालीवुड स्टेडियम में। राइट। तो उनका जो कंसंट्रेशन लेवल है और पूरे फोकस होके प्रैक्टिस करती है, वो मुझे अच्छी लगती है। राइट। और स्पेशली शूटिंग जैसे स्पोर्ट में फोकस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप फोकस, फोकस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राइट, तो आप कैसे अपने आप को ट्रेन करते हो कि फोकस्ड रहे? जब आप वो शॉट शूट कर रहे हो तब आप फोकस रहने के लिए क्या करते हो? फोकस रहने के लिए जितना आप एक शॉट, हर शॉट के बारे में एक एक ही बार में एक शॉट को लेके उस पे पूरा ध्यान दें। राइट। राइट। आप के दिमाग में एक तास 1 आवर 15 मिनट्स का पूरा मैच होता है, 75 मिनट्स का। हम्म। तो 75 मिनट्स में आपको 60 शॉट चलाने होते हैं, पर हम ऐसा मानते हैं कि वो 60 शॉट का मैच नहीं है, हर शॉट का मैच है। और हर शॉट आपका लास्ट शॉट है, हर शॉट आपका फर्स्ट शॉट है। ऐसे सोच के मैच चलाते हैं और एक प्रोसेस होता है। वो हम्म। प्रोसेस के तहत आपको, जब आप लेन पे जाते हो तो आपको हर शॉट के बारे में सोच के
फोकस रह के उसके बारे में प्रिपेयर होके वो शॉट चलाना पड़ता है। जी, तो आपके ट्रेनिंग में भी उतनी ही इंटेंसिव ट्रेनिंग होती होगी, ये बात की। यस यस यस। तो एक ऐसी कौन सी चीज़ है ट्रेनिंग के बारे में जो आपको पसंद नहीं है? ना, ऐसा तो कुछ नहीं है जो पसंद नहीं है। जी जी जी। तो कोल्हापुर में आप रहते हो, या कोल्हापुर आपका नेटिव टाउन है, तो वहाँ का ऐसा कोई आपका फेवरेट फूड, तांबड़ा पांढरा रस्सा, वड़ा पाव। वड़ा पाव, यस। टिपिकल महाराष्ट्रियन फूड? बेसिकली आपको थोड़ा सा सुन के अजीब लगेगा, लेकिन मैं वेज, और ओ, बहुत सारे दोस्त मुझे, हाँ, तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि कोल्हापुर में रह के आप तांबड़ा पंडा नहीं खाते, तो नहीं खा पाते। तो वड़ा पाव हर एक दिन के बाद होता ही है कोल्हापुर में जाने के बाद। हम्म, जी, वड़ा पाव को बहुत कम फूड आइटम्स मैच कर सकते हैं, मैं भी अग्री करता हूँ। Yes. राइट। तो मुझे बस आपको एक ये आखिरी सवाल पूछना है कि टोक्यो पैरालंपिक्स में जब आप जा रहे हो, तो आपकी मेंटालिटी क्या है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके दिमाग में अभी क्या विचार चल रहे हैं और आपका क्या एम है? देखो, एम तो अभी टोक्यो जा रहे हैं, 2 महीने के बाद ओलंपिक्स है, पैरालंपिक्स है। तो हर एथलीट्स के दिमाग में एक ही होता है कि अपना अच्छा और बेस्ट एफर्ट देके, 100% देके, ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगा के मेडल जीत के लाए। हम्म। तो अभी वही दिमाग में है कि ओलंपिक्स नजदीक आ रहा है, तो प्रिपरेशन और हमारी प्रैक्टिस भी अभी उसी लेवल से चल रही है। और लास्ट, उसे क्या बोलते हैं, अंतिम टप्पे, जी जी। वो लास्ट लास्ट में आ रही है हम्म प्रैक्टिस हमारी। तो अभी अपने गेम पे और परफॉर्म पे फोकस है, और हम्म, मुझे विश्वास है कि 100% दे के हम ओलंपिक्स में मेडल जीत के लाएंगे। जी। एंड आई लव द कॉन्फिडेंस, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी। अम, तो मुझे बस ये पूछना था कि पिछले 1 से 1.5 साल में कोविड की वजह से आपकी ट्रेनिंग में थोड़ी बाधाएं आई होगी। तो मैंने आपका एक वीडियो भी देखा था, आपने घर रह के फिटनेस मेंटेन किया। यस तो एग्जैक्टली। आपने और क्या क्या किया जिससे कि आपकी ट्रेनिंग जारी रहे कोविड टाइम्स में? मेरा मतलब, मैं ये कहना चाहूंगा कि कोविड का जो पीरियड है, हम्म। पिछला जो 1.5 साल जो गुजरा है, वो बहुत ही बुरा है लोगों के लिए। राइट। और बहुत हानि भी हो चुकी है। तो लोगों को अभी भी, मतलब कोरोना पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, तो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है वो लोगों को पालन करना चाहिए उसका। तो पिछला जो 1.5 साल है, शुरू का जो लॉकडाउन का पीरियड है, तो थोड़ा सा वो मेरे लिए हार्ड रहा, क्योंकि 1 महीना घर में बैठना शूटिंग के बिना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। बट फिर भी मेरे भाई के घर में शिफ्ट हो गया मैं 1 महीने के लिए, और वहाँ पे रूम में बैठ के होल्डिंग और फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज करते थे 1 महीने तक। ओके। पर 1 महीने के बाद, लॉकडाउन खुलने के बाद, जो कलेक्टर है कोल्हापुर के, उन्होंने हमें गवर्नमेंट की जो रेंज है वो, हम 5 लोग थे, जो अभी राही सरनोबत, तेजस्विनी सावंत और 2 ट्रायल्स और इंटरनेशनल्स के बच्चे हैं, उनके लिए प्रैक्टिस के लिए परमिशन दे दी उन्होंने। अच्छा। तो उसके बाद हमारी प्रैक्टिस वहां पे दिसंबर तक मैं करता रहा वहां पे। तो इतना इफेक्ट नहीं किया शूटिंग में लॉकडाउन के टाइम। अच्छा। तो तो प्रैक्टिस हमारी कंटिन्यूस चल रही थी। हम्म, तो प्रैक्टिस के बिना आप रेस्टलेस होते हो, ट्रेनिंग में एक यस। ऐसी भी कोई भी बात नहीं है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सभी स्पोर्ट्समैन में आपसे सीखने जैसी चीज है। राइट। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप उस गेम के लिए 100% दोगे, हम्म। तो ही आप
आगे बढ़ सकते हो। जी। तो आपको एक स्टेट लेवल अगर मैच खेलना है तो कम से कम 4 घंटे प्रैक्टिस करो। नेशनल लेवल खेलना है तो 6 से 7 घंटे प्रैक्टिस करो। बट अब अगर आपको इंटरनेशनल लेवल खेलना है और इंटरनेशनल में जीतना है तो कम से कम 12 से 14 घंटे आपको दिन के देने पड़ेंगे। तो ही आप एक इंटरनेशनल में जाके अच्छा परफॉर्म कर पाओगे और कंटिन्यूस परफॉर्म दे पाओगे। जितना आप तो गेम को प्रैक्टिस दोगे, के बिना, हाँ, गेम प्रैक्टिस के उतना ही बिना अच्छा। कोई ऑप्शन नहीं है आपको। राइट, राइट। और वो आपके करियर में आप करते ही आ रहे हो, एंड यस। आपको उसके रिवॉर्ड्स मिल भी रहे हैं, और ये सब में आपसे सीखने जैसी चीज़ है। राइट। तो जब आपको आपके करियर में ऐसे कोई फेज आया है क्या जहाँ पे आप बहुत निराश हो जाते हो और आपको रुकने का मन करता है? रुकने का मन किया था 2018 में, जब थोड़ा सा 2 पॉइंट्स चूक गए थे मेरे एशियन के क्वालिफाइंग से। हम्म। तो उस टाइम मुझे लगा था कि अब रुकना चाहिए, क्योंकि एज भी बढ़ रही है और स्कोर भी इतना अच्छा नहीं आ रहा है, परफॉर्म अच्छा नहीं हो रहा है। तो एक 2 महीने का ब्रेक वहां पे हो गया। बट एक आपका जो अंदर का खिलाड़ी है हम्म। वो आपको रुकने नहीं देता है। राइट। तो 2 महीने के बाद फिर से ठान लिया कि अब कुछ करके ही दिखाना है। तो उसके बाद मैंने प्रैक्टिस हार्ड स्टार्ट करी, हार्ड वर्क किया। वहां से कोचेस के साथ बैठ के मिल के बात करी कि आगे की प्लानिंग क्या करे, कैसे करे। उसके बाद जो परफॉर्म आया है, तो अभी तक अच्छा परफॉर्म चल रहा है। और चलता ही रहेगा ऐसी हमारी और आदत। उसी बीच मुझे ओलंपिक गोल्ड क्विस्ट, राइट। जो बड़े बड़े एथलीट्स को सपोर्ट करती है, उनका भी मुझे सहयोग रहा है। उनका भी सपोर्ट अभी तक मिल रहा है मुझे। और गगन नारंग स्पोर्ट्स फाउंडेशन है हम्म। बालेवाड़ी में, राइट। उनके थ्रू मुझे उनके थ्रू भी सपोर्ट मिलता है। वहाँ के कोचेस है मेरे, जो अभी मुझे ट्रेन करते हैं, किरण खंदारे सर। हम्म। तो वो ये सारा जब एक साथ मुझे सपोर्ट मिलने लगा, तो मेरा परफॉर्म और भी अच्छा होने लगा है। हम्म। जी। तो ऐसा मुझे पूरे लाइफ में 10 साल में एक ही बार उस टाइम ऐसा लगा कि रुकना चाहिए। लेकिन उसके बाद जैसे अच्छा परफॉर्म होता गया, तो मुझे कभी लगा नहीं कि रुकना चाहिए या फिर छोड़ना चाहिए। जी। बल्कि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि 24, 28 और 32 तक ओलंपिक खेले और मेडल जीत के लाए। जी। 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 आपको खेल के बिना रेस्टलेस फील होता है, ये यस। आपने बताया ही। तो आप जब बचपन में आप पोलियो से संक्रमित हुए थे, तो हाउ वाज द जर्नी गोइंग अहेड, कि आपने अपने आप को कैसे प्रोत्साहित किया आगे जाते हुए, कैसे आपने इस सिचुएशन से कोप किया? 12th तक मेरी जो कंडीशन थी, मेरे पास बाहर जाने का कोई साधन नहीं था। तो राइट। 12th तक मम्मी पापा मुझे उठा के लेके जाते थे स्कूल में, कॉलेज में लेके जाते थे, और फिर कॉलेज खत्म होने के बाद लेके आते थे। तो लाइफ के 20 साल तो मेरे घर में ही चले गए थे। लेकिन क्या लाइफ में आगे क्या करना है क्या नहीं करना है वो पता नहीं था। बट जैसे ही मम्मी पापा ने थोड़ा सा पैसों का अरेंजमेंट करके मुझे बाइक लेके दी, हम्म। और उसके बाद मेरा बाहर घूमना चालू हुआ। हम्म। तो उसी मतलब, और एक बात कहने लायक है कि मेरे 5th स्टैंडर्ड तक मेरे मेरे मामा के पास रुका था, ओके। रहता था मैं। तो मामा जो मेरे हैं वो फुटबॉल प्लेयर थे। ओह वाह, ओके। एक एकेडमी के लिए फुटबॉल खेलते थे और क्लब के लिए खेलते थे, और वो काफी अच्छे फुटबॉल प्लेयर थे। मैं जीत करके, जब छोटे थे तब जीत करके उनको बता देते थे कि उनके प्रैक्टिस सेशन में मुझे लेके चलो। तो काफी बार मुझे प्रैक्टिस सेशन में लेके जाते थे। हाँ। तो मुझे लगता है कि बचपन में ही स्पोर्ट्स से
ज्यादा लगाव होने लगा था उसी टाइम से ही। अच्छा। वो बाहर आ चुका आफ्टर, जब मैं बाइक लेके बाहर घूमने लगा तब मुझे रियलाइज हुआ कि स्पोर्ट्स एक ऐसा जरिया है कि आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो और स्पोर्ट्स कर सकते हो। और भगवान ने भी ऐसे ही चाहा था शायद। उस तरीके के मुझे दोस्त मिलते गए, स्पोर्ट्स फील्ड के सारे कलीग्स मुझे मिलते गए, तो और उसके बाद मेरा स्पोर्ट जर्नी स्टार्ट हो गई। जी, जी। आपका लव फॉर स्पोर्ट्स इज रियली रियली कंटेजियस। अभी मैं सोच रहा हूँ, मुझे भी ये समझ रहा है कि स्पोर्ट्स का सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि कितने लोगों के लाइफ पे कितना इम्पैक्ट आता है। राइट। सो इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू सर, और मुझे थैंक यू बहुत सो कुछ मच। सीखने मिला। स्वरूप इस बात का उदाहरण है कि भले ही कितनी मुश्किलें आए, अपने सपने को साकार करने के लिए परिश्रम करते रहना चाहिए। आने वाले टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए हमारी शुभकामनाएं स्वरूप के साथ है, और हम ये आशा करते हैं कि ये आने वाले समय में बहुत प्रगति करे और हर एक भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा करे।